हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मोबाइल ट्यूशन। प्यारे बच्चों, अब आपको ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। खास तौर पर यदि आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में है तो 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको साइंस मैथ पढ़ाऊँगा और कंप्लीट पढ़ाऊँगा। NCERT भी कराऊँगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी कराऊँगा और CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी सिलेबस, जितना भी मटेरियल आपको चाहिए वो सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस चैनल को, मोबाइल ट्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना है सो दैट कि मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूं वो आप तक पहुंच जाया करे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th में हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसका फर्स्ट लेक्चर आई होप आपने देखा होगा, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 01। उसके अंदर जो भी बेसिक है इस चैप्टर में यूज़ होगा या आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ाया। मैं चाहता हूँ कि उस लेक्चर को आप देखकर यहाँ पर आएँ। आज इस लेक्चर का जो मेन पर्पज़ है, आज हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, जो भी आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे वो ना ही सिर्फ तुम्हारे 10th के लिए, बल्कि थ्रू आउट द लाइफ आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे या जहाँ तक भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और रही बात इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है, आने वाले चैप्टर्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता है और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स कन्फर्म है, क्योंकि जो आज पर्टिकुलर टॉपिक हम पढ़ेंगे वो 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक की हेडिंग है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हम क्यों करते हैं, तो मैं वो सब चीज़ें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इतनी सारी बातें करने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 02। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग लगा लेते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। देखो बच्चों, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसके अंदर हमारे को लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन थे कि जब भी कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो ऐसा करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करता है। तो वो पर्टिकुलर 2 रूल थे। पहला रूल क्या था उसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करवाने के लिए ही हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीखना है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलूं कि वाटर कैसे बना होगा, वाटर कैसे बना होगा, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन का एटम होगा और ऑक्सीजन का एटम होगा। इन दोनों ने रिएक्ट किया होगा तो क्या बन गया होगा, वाटर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या है, ये वो सब्सटेंस हैं जो हमने शुरुआत में लिए थे, ठीक है, शुरुआत में लिए थे। देखो स्टूडेंट्स, इस बात को आपकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, दिस सब्सटेंस वी हैव टेकन ओरिजिनली। ये क्या थे, जो मैंने बोला जो शुरुआत में लिए थे, मतलब इसको बोल देंगे पोलिश लैंग्वेज में क्या बोल देंगे, दिस सब्सटेंस वी हैव टेकन ओरिजिनली। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो कोई पूछे आपसे कि रिएक्टेंट क्या होता है तो आप उसको जवाब देना कि दिस सब्सटेंस वी हैव टेकन ओरिजिनली इज कॉल्ड रिएक्टेंट। अब इन रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया और फाइनली हमें क्या मिल गया, जो प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस हमें फाइनली मिलता है ये क्या है, ये फाइनल सब्सटेंस है। फाइनल सब्सटेंस मिला कैसे, जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया। जो सब्सटेंस शुरू में हमने लिया उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो फाइनल हमें मिला उसका क्या नाम होता है, प्रोडक्ट। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको समझ आई। रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, जो सब्सटेंस हमने ओरिजिनली लिया किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए वो उसका रिएक्टेंट बन जाता है, और जो सब्सटेंस फाइनली फॉर्म हुआ वो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो दिस सब्सटेंस वी हैव टेकन ओरिजिनली इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस सब्सटेंस वी फाइनली ऑब्टेन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। बार बार अब मैं पूरे लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोला करूंगा, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो हमने ओरिजिनली लिए थे और उन ओरिजिनल सब्सटेंसेस ने आपस में रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बना, नया सब्सटेंस बनाया उसको हमने प्रोडक्ट बोलना है।
अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाने से पहले उसके अंदर एक दो छोटी छोटी बातें इस्तेमाल होंगी, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि बच्चों हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, ये सामने जो लिखा है मैंने, इसमें बताओ मुझे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं। तो आपका क्या जवाब होगा, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं बताओ। तो हाइड्रोजन के आप बोलोगे 2 एटम है, ठीक है। चलो अगर मैं अब पूछूं आपसे अब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो अब भी आपका जवाब क्या होगा, 2 एटम है, ठीक। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि अब बताओ मुझे कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम है, ध्यान से समझो इन चीज़ों को, ये बार बार अभी रिएक्शंस में इस्तेमाल होंगी। तो अब देखो 2 दूनी 4 एटम। अगर मैं आपसे पूछूं अब कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 2 दूनी 4 एटम, क्योंकि रिएक्शन डायरेक्ट सिखा दूंगा बैलेंस करनी, उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होगी, फिर आप कंफ्यूज रहोगे। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कितने एटम हाइड्रोजन के, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इस तरह से आपको वहाँ पे बार बार कुछ कंपाउंड्स दिखेंगे, उसके अंदर हमें अलग अलग एटम की काउंटिंग करनी पड़ेगी। और काउंटिंग करने का तरीका मैंने बता दिया, ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब तब भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऐसा लिखा हो तब भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऐसा लिखा हो तो हाइड्रोजन के कितने एटम, 2 एटम ये और 2 एटम ये, कितने हो गए 4 एटम। अगर ऐसा लिखा हो तो 2 एटम ये 2 एटम ये, कितने हो गए 4 एटम। यदि ऐसा लिखा हो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 एटम। यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों मैंने शुरुआत में बताया था कि क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ा था। तो उसका पहला लॉ था जो, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो इस लॉ को फॉलो करवाने के लिए ही हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अच्छा ये लॉ क्या कहता था, आपको याद हो अगर, तो ये बोलता था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो भी होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यदि ऐसा है तो इसका मतलब हमारी जो गिवन रिएक्शन हमें दी हुई है वो बैलेंस है। यदि ऐसा नहीं है तो मतलब जो रिएक्शन हमें दी हुई है वो अनबैलेंस है, उसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो फर्स्ट लेक्चर का बहुत इस्तेमाल होगा। अब ऐसे डिफरेंट एटम्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, तो आपको उनका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया, पहले लेक्चर में ये सब बेसिक सी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, और मैं अभी भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहले लेक्चर को अच्छी तरह से देखकर, सीखकर, याद करके इस लेक्चर को देखो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया या रिएक्ट किया, ये सब्सटेंस ओरिजिनली है, इसको रिएक्टेंट बोल देंगे, और इन दोनों सब्सटेंस से एक फाइनल सब्सटेंस बना जिसे प्रोडक्ट बोल देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। अब बच्चों मुझे ये बताओ, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों रिएक्टेंट है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको फॉलो करवाना है हमने। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का मास कितना है, रिएक्टेंट जिनसे बना हुआ है उनका मास कैलकुलेट करके ऐड कर दो। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम, तो 2। और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 ग्राम, वो दूसरी बात है, वो आपको बाद में बता दी जाएंगी। तो आप मानकर चलो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है, 1 ग्राम। तो अब हाइड्रोजन के 2 एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, ठीक है, जमा ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना मास होता है, आपको याद होगा 16 ग्राम। तो 16 × 2 कितना हो गया, 32 ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और एक एटम का मास कितना है, 1 ग्राम। बीच पे क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ यानी प्लस, ऑक्सीजन इसके साथ मिल चुका है तो प्लस करेंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, और एक एटम का कितना मास होता है, 16, तो 2 + 16 कितना आया, 18 ग्राम। और यहाँ देखो यहाँ कितना आ रहा है, 34 ग्राम। अब देखो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 34 ग्राम, और मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 18 ग्राम। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा। तो अब हमें इस लॉ को फॉलो करवाने के लिए अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं, इसकी क्या टेक्निक होती है। 2 तरीके हैं। पहले एक शॉर्टकट है, लेकिन वो छोटी छोटी रिएक्शंस में चल जाता है, लेकिन बड़ी रिएक्शंस में नहीं चलता, तो इसलिए मैं वो मेथड आपको बताऊंगा ही नहीं। लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ इससे आप
कुछ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे तो वो शॉर्टकट वाला मेथड आपको अपने आप में समझ आ जाएगा, लेकिन वो बहुत छोटी रिएक्शंस में लगता है और छोटी रिएक्शन एग्जाम में नहीं आती। तो अब आपको पता लग गया कि हमें इस रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल आ रहा है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, जो कि वायलेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसको हमें अब क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने की टेक्निक देखो बच्चों, बैलेंस करने की टेक्निक देखो। यहाँ पर लगा दो ए, कुछ वेरिएबल लगा दो, ए वेरिएबल लगा दी हमने, मान ली यहाँ पे लगा दो बी वेरिएबल और यहाँ पे लगा दो सी वेरिएबल। अब आप क्या करो, जो अलग अलग एटम आपको दिख रहे हैं वो लिख लो। इस पूरी रिएक्शन को देखो, इस पूरी रिएक्शन को, इसमें कितने अलग अलग एटम है। एक एटम हाइड्रोजन का है, ठीक है। दूसरा एटम किसका है? ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसके अलावा कोई एटम है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन, जो कि आ चुका है। देखो बच्चों, अब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और यहाँ पे क्या लिखा? ए। जो यहाँ पे लिखेंगे ना, और जितने एटम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर एटम के होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। अब 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 2a। अब प्लस यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन चल रहा है अभी, हाइड्रोजन के कितने एटम है? एक भी नहीं, तो यानी 0। इस गिव्स आउट का मतलब होता है इक्वल टू, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करते हुए। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो C से, तो ये कितना आ गया? 2C। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख लो, 2a इज इक्वल टू 2C। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा, तो a इक्वल टू C। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन है? हाँ है। कितने एटम है ऑक्सीजन के? 2 एटम है। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? जो भी उसके साथ वेरिएबल है, B से। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। और यहाँ देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1 एटम, और यहाँ क्या वेरिएबल है? C, तो 1 इंटू C, C। अब देखो बच्चों, 2 इक्वेशंस आपकी बन गई। पहली इक्वेशन क्या बनी? A इक्वल टू C और 2B इक्वल टू C। अब इन दोनों रिएक्शंस में देखो कौन सा वेरिएबल, ये वेरिएबल बोलते हैं इनको, A, B, C जो मैंने लिखे हैं। कौन सा वेरिएबल आपको सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है? A कितनी बार है? A एक ही बार है। C कितनी बार है? 2 बार। B कितनी बार है? 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार हमने देखा क्या है? C। जो सबसे ज़्यादा बार दिखे उसको 1 मान लो। C की वैल्यू कितनी मान ली? 1। अब C को 1 मानते ही यहाँ C की वैल्यू 1 रखूँगा तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A इज इक्वल टू 1। A भी कितना हो गया? 1। और B किसके इक्वल है? B की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो C/2 के इक्वल है। ये मल्टीप्लाई में ना, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब C की वैल्यू कितनी में लेट की हमने? 1, तो B कितना हो जाएगा? 1/2। अब B की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। हमें A, B और C की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करना होता है, और वो हम किस टेक्निक से फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। दोबारा रिपीट करता हूँ, शुरू में क्या था? ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया था, फिर हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है और इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। तो फिर हमने क्या किया? वेरिएबल्स लिख दिए, A, B और C वेरिएबल लिख दिए। फिर हमने देखा इस पूरी रिएक्शन के अंदर कितने तरह के एटम है, जितनी भी तरह के एटम है उनको लिख लो। रिएक्टेंट साइड में देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में देखा तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कोई नया एटम नहीं है, इसलिए इन दोनों से ही काम चल गया। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, तो 2 को मल्टीप्लाई किया A से, तो कितना है? 2A। यहाँ कितने एटम है हाइड्रोजन के? एक भी नहीं, तो +0। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। यहाँ कितने एटम है पूरे कंपाउंड के पास हाइड्रोजन के? 2 इंटू C, 2C। तो यहाँ से देखो 2A + 2A इक्वल टू 2C, 2 से 2 कैंसिल हुआ, A कितना आ गया? C के इक्वल। फिर हमने ऑक्सीजन एटम के लिए इक्वेशन को बनाया। यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम है? 0, लिखा ही नहीं। यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम है? 2 इंटू B, 2B। और यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम है? 1। जब कुछ ना लिखा हो तो 1, और 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, तो 1 इंटू C इक्वल टू C। तो 2B किसके इक्वल आ गया? C के, और B किसके इक्वल आ गया? C/2 के। फिर मैंने कहा कि इन सब में देखो, ये जो हमने 2 इक्वेशंस बनाई हैं, ये 2 इक्वेशंस, अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वेरिएबल आ रहा। फिर मैंने पूछा A कितनी बार आ रहा? 1 बार। C कितनी बार आ रहा? 2 बार। B कितनी बार आ रहा? 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? C। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको 1 लेट कर लेंगे। C को हमने लेट कर लिया 1। अब C की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो A किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और फिर जब C की वैल्यू 1 आ गई तो B किसके इक्वल हो गया? C के प्लेस पे हमने 1 रखा तो B इक्वल टू 1/2। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ।
तो जो हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाली है, जो हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पुट कर दो। ए की कितनी वैल्यू है 1, 1 को हम लिखते ही नहीं है, 1 को हम लिखते ही नहीं है। प्लस बी की कितनी वैल्यू है 1/2, सी की कितनी वैल्यू है 1, 1 को हमने लिखना ही नहीं। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन ना हमारे को अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपोन में कुछ ना हो, और अपोन में कुछ ना हो इसको ख़त्म करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके अपोन में क्या है 1, इसके अपोन में भी क्या है 1। अब रिएक्टेंट साइड का एलसीएम ले लो, ये क्या है, जैसे ये पूरा एटम है ना, तो 1/2 यानी कि ऑक्सीजन का बाय 2 हो गया, और ये हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। जैसे कि सिंपल हम करते हैं x/2 प्लस y/2 लिखा हो कहीं पर, तो हम एलसीएम नहीं ले लेते 2, तो फिर x प्लस y आ जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपोन में से 2 को ख़त्म करना चाहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन अपोन कुछ नहीं है तो हमने अपनी मर्जी से 1 लगा लिया। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 1 2 जा 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 2H2, ठीक है, प्लस 2 2 जा सॉरी 2 1 जा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा तो 1 × O2, O2 ही आएगा। तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू H2O। अब देखो इसका मतलब हमने क्या कहा था, अपने दिमाग में क्या सोचना है इक्वल टू, इसको क्या सोचना है इक्वल टू। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2H2O। अब इस रिएक्शन को आप चेक कर लो, और ये रिएक्शन क्या है, पूरी तरह से बैलेंस रिएक्शन है, ठीक। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है हाइड्रोजन के 2, 2 और 2 4। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है 2 और 2 4 एटम, 4। और एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1, प्लस यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, और एक ऑक्सीजन के एटम का कितना मास होता है, कितना मास होता है 32 नहीं 8 16, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा, 2 एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम का कितना मास होता है 8, तो ये कितना हो गया 16। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है 4 एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है 4, तो 4 एटम है हाइड्रोजन के, और एक हाइड्रोजन के एटम का कितना मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 एटम है, और एक ऑक्सीजन के एटम का कितना मास होता है 16 ग्राम, तो 2 × 16 ग्राम इज इक्वल टू कितने एटम है हाइड्रोजन के 2 और 2 4, या फिर आप 2 को ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट लगा लो, 2 को ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट लगा लो। हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, और एक हाइड्रोजन के एटम का कितना मास होता है 1, तो 2 × 1 ये आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, और एक ऑक्सीजन के एटम का कितना मास होता है 16, सही। अब 4 1 जा 4, 16 2 जा 32, 2 बाहर रहने दो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 + 16 कितना आएगा 18, और यहाँ से देखो 32 4 36, और 8 2 जा 36। अब देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि यहाँ पर अब ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ चुका है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, अब फॉलो कर रहा है, वायलेट नहीं कर रहा। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल लाना होता है, और ये किस मेथड से करना है वो आपको बता दिया। अब कुछ और रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट और डेवलप हो जाए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक नई रिएक्शन लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। अब तो आपको टॉपिक का नाम याद हो गया, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, और कौन से लॉ को फॉलो करती है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और करना क्या होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो बच्चों, इस लेक्चर को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको बताए थे उन सबका आपको एटॉमिक मास पता हो, ठीक। और फटाफट से एक और चीज़ रिवाइज कराता हूँ दोबारा से, अभी अभी करवाइए। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम। ये अभी बार बार इस्तेमाल होगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। अब हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसको हमें बैलेंस करना है। रिएक्शन हमें कुछ इस तरह से दी हुई है, वर्ड फॉर्म में दी हुई है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड
गिव्स आउट लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। देखो फर्स्ट लेक्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आपको एग्जाम में इस तरह से वो दे देगा, पहले वो बोलेगा राइट दिस रिएक्शन इनटू केमिकल फॉर्मूला एंड देन बैलेंस दिस रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि लेड और नाइट्रेट, अब आपको वैलेंसी भी याद होनी चाहिए, सिंबल भी याद होने चाहिए, इसलिए पूरे का पूरा लेक्चर जो था इन्हीं बातों को डेडिकेट था। लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट का सिंबल NO3। लेड की वैलेंसी कितनी होती है 2 और नाइट्रेट की होती है 1, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस PbNO3 होल ट्वाइस प्लस, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम का सिंबल K और आयोडीन का सिंबल I, और पोटाशियम की वैलेंसी भी 1, आयोडीन की भी वैलेंसी 1, और 1 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो ये क्या आ गया, पोटाशियम आयोडाइड। गिव्स आउट लेड आयोडाइड, लेड का सिंबल Pb और आयोडीन का सिंबल I। आयोडीन की वैलेंसी 1, लेड की वैलेंसी 2, 1 को हम लिखते नहीं, तो ये फार्मूला बन गया लेड आयोडाइड का PbI2 प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम का सिंबल K और नाइट्रेट का सिंबल NO3। पोटाशियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 और नाइट्रेट की भी 1, 1 1 को हम लिखते नहीं, तो पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला बन गया KNO3। देखो ये फार्मूला हमारे सामने, ये हमारे को एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, पहले हमें किस में दी हुई थी, वर्ड फॉर्म में, हमने उसे फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे को क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस है या नहीं है। तो देखो चेक करने के दो तरीके हैं, पहला या तो कंजर्वेशन ऑफ मास से चेक कर लो, आप हर किसी का एटॉमिक मास लिखो, उनको ऐड करो तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर कर दो। लेकिन वो थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन दोबारा से बोल रहा हूँ बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो तुम्हारे को सभी एटॉमिक मासेस को लर्न करवा देगी। लेकिन अब एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं, तो हमने दूसरा मेथड भी देख लिया, उसको कैसे चेक करना है हमारे को। तो उसका क्या तरीका है, देखो लेड के कितने एटम है यहाँ पर, लेड के 1, यहाँ लेड के कितने हैं, रिएक्टेंट साइड के जितने भी डिफरेंट एटम है वो नंबर ऑफ एटम्स, हर एटम जितने क्वांटिटी में यहाँ पर है उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट साइड पे पड़ा है तो बैलेंस है, यदि नहीं है तो अनबैलेंस है। लेड यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं लेड 1, बैलेंस है। नाइट्रेट पूरा पढ़ेंगे, नाइट्रेट कितने हैं 2, यहाँ नाइट्रेट कितने हैं 1, नाइट्रेट कितने हैं 1, कन्फर्म हो गया कि ये अनबैलेंस है, आओ इसे बैलेंस करें। तो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स देख लो कौन कौन से हैं। देखो जब हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं, तब नाइट्रेट को इकट्ठा देखो, लेकिन जब अब हमारे को बैलेंस करना है तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन को अलग लिखना, ऑक्सीजन को अलग लिखना। तो सबसे पहला एटम कौन है, लेड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फिर पोटाशियम, देन आयोडीन। सही है। तो लेड देखो, अब इसके पहले ए, इसके साथ क्या लगा देंगे बी, वेरिएबल लगा देंगे, और इसके साथ सी और इसके साथ डी। ठीक है। अब लेड कितने हैं 1 इंटू ए, और लेड है कोई यहाँ पर, कोई भी नहीं, इसका मतलब इक्वल टू, यहाँ कितने लेड है 1 इंटू सी। अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं 1 इंटू 2 इंटू ए 2a। अब यहाँ नाइट्रोजन और कोई नहीं है, यहाँ इसका मतलब इक्वल टू, यहाँ नाइट्रोजन देखो कितने हैं 1 इंटू डी। ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6 6a, कितने ऑक्सीजन है 6a, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हैं, इसका मतलब इक्वल टू ऑक्सीजन 3 इंटू डी, कितना आ गया 3d। अब पोटाशियम देखो, यहाँ कोई पोटाशियम नहीं, यहाँ देखो पोटाशियम कितने एटम है 1 इंटू बी, इसका मतलब इक्वल टू, और यहाँ पोटाशियम देखो 1 इंटू डी। अब आयोडीन देखो, यहाँ कोई आयोडीन है नहीं, यहाँ एक आयोडीन का एटम है 1 इंटू बी, और यहाँ देखो इसका मतलब इक्वल टू, और यहाँ कोई आयोडीन है, ये रे 2 इंटू सी, और कोई आयोडीन नहीं है। अब देखो सबसे ज़्यादा बार ए कितनी बार 2 3, ए 3 बार, देन बी 2 बार, डी 3 बार, ए और डी 3 बार दिख रहे हैं। तो मैंने बताया था यदि किसी रिएक्शन में ऐसा हो कि सेम वेरिएबल, 2 डिफरेंट वेरिएबल सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हो, तो आप किसी को भी 1 मान लो। तो हमने देखा ए को 1 मान लेते हैं, ए को 1 मान लिया, ए को 1 मानते ही ए की वैल्यू 1, और तो सी भी कितना आ गया 1, A1 हो गया, C1 हो गया। अब A और यहाँ A1 रखेंगे तो ये कितना हो गया 6 इक्वल टू 3D, और D की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ गया 2, तो D की भी वैल्यू मिल गई 2, और देखो D 2 तो यहाँ भर दो, B कितना आ जाएगा, D की वैल्यू 2 भरेंगे तो B इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ देखो ना, ये 2 वैल्यू आई तो B कितना आ गया 2। सही, A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया और D भी मिल गया।
तो इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए की जगह कितना है, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 को हम लिखते नहीं और इसे मिटा देते हैं। देन बी, बी कितना है 2, 2 को हम लिखा करते हैं, 2 को हम लिखते हैं। 1 के अलावा जो भी हमें लिखना पड़ता है। सी की वैल्यू कितनी है 1, 1 को हम नहीं लिखेंगे, 1 को हम नहीं लिखेंगे। और डी, डी कितना है 2, तो डी की वैल्यू भर दो 2। अब देखो, अब चेक कर लो सभी नंबर ऑफ एटम्स जो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड है या नहीं। लेड कितना है 1, यहाँ कितने लेड है 1। अब यहाँ पे देखो नाइट्रेट कितने हैं 2, और यहाँ पे देखो ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नाइट्रेट क्या है अपने आप में ऐसे होता है और ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो जैसे बताया था ना 2 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, ऐसे ही पोटाशियम के कितने हैं 2, और नाइट्रेट के भी कितने हैं 2, ठीक है। चलो अब नाइट्रेट भी 2, नाइट्रेट भी 2, यहाँ पोटाशियम कितने 2, और यहाँ भी पोटाशियम कितने हैं 2 इंटू के 2 एटम। आयोडीन कितने 2 इंटू आई कितने हो गए 2 आइटम हो गए आयोडीन के, और यहाँ देखो I2 कितने हैं 2। तो अब हमने देखा सभी नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं दोनों तरफ सेम है, और ये रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम प्लस आयरन सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। देखो कल हमने देखा था आयरन की 2 वैलेंसी थी, आयरन की एक बार वैलेंसी थी 2 और एक बार वैलेंसी थी 3। जब आयरन की 2 वैलेंसी होती है तो आयरन को पढ़ा जाता है फेरस, और जब आयरन की 3 वैलेंसी होती है तो इसको बच्चों पढ़ा जाता है फेरिक। सही है, इसको पढ़ा जाता है फेरिक। तो अब यहाँ पे आयरन की 2 वैलेंसी है, कैसे पता लगा। सल्फेट की कितनी वैलेंसी होती है 2, आयरन की फिर यहाँ पर 2 होगी, तभी तो 2 और 2 कैंसिल हुए होंगे, इसलिए क्या है आयरन की वैलेंसी 2 है, तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम फेरस सल्फेट। एल्यूमिनियम को फेरस सल्फेट से रिएक्ट करवाया तो क्या बना एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बना एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, और अलग से क्या बच जाएगा आयरन Fe। अब देखो क्या ये रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है या नहीं। एक तरीका तो था कि एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेट करो और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो ज़रूरत नहीं है, यदि नहीं आते तो उसकी ज़रूरत है। लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो रहा था और हमारे को बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन वो अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि उससे आपको सभी एटॉमिक मासेस रिवाइज होते रहेंगे और आपको लर्न हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे पास एग्जाम में कम टाइम होता है, उस टाइम को देखते हुए हम किस तरह से देखें कि क्या हमें रिएक्शन बैलेंस करनी भी है या नहीं करनी। अगर वो सीधा पेपर में बोलता है कि बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन, तो फिर बैलेंस कर देना, क्योंकि वो अनबैलेंस होगी। यदि वो ऐसा बोलता है कि चेक वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस और नोट, इफ नोट देन बैलेंस इट, तब उसके अंदर आपको ये चेक करना आना चाहिए। अब देखो मैं आसान तरीका बताता हूँ कि एटॉमिक मासेस के बिना भी आपको कैसे पता लगेगा कि क्या ये रिएक्शन अनबैलेंस है या बैलेंस है। यहाँ एल्यूमिनियम के कितने एटम है 1, और यहाँ एल्यूमिनियम के कितने एटम है 2, बात खत्म। एल्यूमिनियम का 1 एटम है यहाँ पर, एल्यूमिनियम के 2 एटम है वहाँ पर, तो यानी कि ये अनबैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि एटम का भी नंबर ऑफ एटम्स भी दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये बात मैंने जानबूझकर आपको शुरू में नहीं बताई कि आपको एटॉमिक मास से बैलेंस करने की आदत पड़े, क्योंकि एटॉमिक मासेस आपको लर्न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ एल्यूमिनियम के कितने एटम है 1, और यहाँ एल्यूमिनियम के कितने एटम है 2, तो यानी अनबैलेंस है। यहाँ आयरन के कितने एटम है 1, यहाँ आयरन का कितने एटम है 1, यहाँ सल्फेट के कितने एटम है, देखो सल्फेट पूरा अगर मैं देखूँ पूरा एक अनायन है, कितने है सल्फेट 3, और यहाँ सल्फेट कितने हैं पूरे का पूरा कितने सल्फेट है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी 2 सल्फेट है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये अनबैलेंस है। तो आपको सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक एटम भी आपको अनइक्वल मिल जाए तो समझ लेना कि ये अनबैलेंस इक्वेशन है, जैसे पहले से ही पता लग गया था। एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे देखो आयरन 2, यहाँ पे आयरन 1। आप कहोगे जी आयरन तो 1 लिखा हुआ है आपने, एक्चुअल में आयरन 2 थे और सल्फेट भी 2 थे, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसलिए यहाँ पर काट दिया इनको हमने। ठीक है, थैंक गॉड लाइट आ गई। अब देखो, अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने का तरीका आपको आता है। इसके आगे वेरिएबल लगा दो A B, ठीक है, A B, और यहाँ पे क्या लगा दो C, और यहाँ पे लगा दो D। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। चलो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम लिख लो। एल्यूमिनियम
आयरन और फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन। इधर देखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जो होंगे वही तो प्रोडक्ट में होंगे, कोई नया आइटम बाहर से तो कूद कर आएगा नहीं। सही है। अब देखो बच्चों, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ पर है? ये रहा। कितने आइटम है एल्यूमिनियम के? एक। तो 1 × A कितना हो जाएगा? A। यहाँ कोई एल्यूमिनियम का आइटम है? कोई भी नहीं। फास्ट चलते हैं अब। इसका मतलब इक्वल टू, यहाँ एल्यूमिनियम के कितने आइटम है? 2। तो 2 × C कितना हो जाएगा? 2C। ठीक है, उसके आगे कोई एल्यूमिनियम का आइटम नहीं है, एल्यूमिनियम की कहानी खत्म। अब आयरन को देखो, आयरन ये रहा। आयरन के कितने आइटम है? 1। तो 1 × B कितना हो जाएगा? B। इसका मतलब इक्वल टू, अब यहाँ पे आयरन के कितने आइटम है? 1 × D, D। ठीक है, फिर इसके बाद देखो सल्फर, सल्फर को ढूंढो, ये रहा सल्फर। सल्फर के कितने आइटम है? 1 × B। ये 4 है ना, जो ये 4 देखो SO4, इसका मतलब क्या है? ये 4 ऑक्सीजन के साथ है सिर्फ। अगर ऐसा लिखा होता 4, तो वो 4 ऑक्सीजन के साथ भी होता, वो 4 सल्फर के साथ भी होता। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब कहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि 4 जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, तो सल्फर के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1। तो सल्फर के कितने आइटम है? 1। तो 1 × B कितना आएगा? B। तो सल्फर का क्या आ गया? 1 × B, B। इसका मतलब इक्वल टू, अब यहाँ से देखो सल्फर के कितने आइटम है? अब पढ़ो, 3। सल्फर के कितने आइटम है? 3। और 3 × C, 3C। आगे सल्फर नहीं है। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है? नहीं है। यहाँ देखो क्या ऑक्सीजन है? हाँ है। कितने आइटम है ऑक्सीजन के? 4। तो 4 × B कितना हो जाएगा? 4B। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू। देन ऑक्सीजन ढूंढो, कितने आइटम है ऑक्सीजन के? 4 और 4 3 जा 12। 12 × C, 12C। 12 × C कितना आ गया? 12C। अब देखो जो सॉल्व हो सकता है थोड़ा बहुत उसे सॉल्व कर लो। यहाँ कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ देखो ये 4 है, यहाँ पे जाके 4 अपॉन में हो जाएगा, तो B किसके इक्वल आ जाएगा? 3C के। तो इस रिएक्शन को हम ऐसा लिख लेंगे, B इक्वल टू, इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके B इक्वल टू 3C ऐसे लिख लेंगे। अब देखो A कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 बार। C कितनी बार दिखाई दे रहा है? 3 बार। B कितनी बार दिखाई दे रहा है? फिर से 3 बार। ठीक है, B भी 3 बार है और C भी 3 बार है। अब जो आपका मन करे उसको आप लेट कर लो 1 के इक्वल। जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा होता है उसको हम, जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार दिख रहा होता है उसे 1 मान लेते हैं। यदि कोई 2 वेरिएबल एक ही जितनी बार अपीयर हो रहे हो तो किसी को भी 1 मान लो। तो हम क्या करते हैं? B को 1 मान लेते हैं। चलो B को 1 मानते हैं, देखो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। B हमारे पास कितना आ गया? 1। तो B की वैल्यू 1 रखी तो इक्वल टू D, यानी D भी कितना आ गया? 1 के इक्वल। अब D को 1 आते ही हमारे को और किसकी वैल्यू मिल सकती है? अब यहाँ से B की मिल जाएगी। B की वैल्यू 1 रखी और 3C, तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। ये लो C की वैल्यू 1/3 आ गई। अब A की वैल्यू हमें चाहिए, C की वैल्यू पुट कर दो 2 × 1/3। तो A कितना आ गया? 2/3। A कितना आ गया? 2/3। तो हमें A, B, C सभी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब A की वैल्यू को पुट करो। A की वैल्यू क्या थी? A की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो 2/3। B की वैल्यू ढूंढो कितनी है? 1। 1 को हम लिखेंगे ही नहीं और ब्रैकेट को भी मिटा देंगे। 1 को हम लिखेंगे नहीं और ब्रैकेट को भी मिटा देते हैं। अब देखो C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू 1/3। C की वैल्यू कितनी है? 1/3। C की वैल्यू भर दी हमने 1/3। ठीक है, चलो अब D की वैल्यू देखो कितनी है? 1। और D की वैल्यू को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 है और इसको मिटा देते हैं ब्रैकेट को। चलो अब हमारे पास इक्वेशन कुछ रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गई। शुरू में हमने कैसे डिसाइड किया था कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या नहीं? हमने देखा था एल्यूमिनियम का एक एटम था रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या था? एल्यूमिनियम के 2 एटम थे। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब देखो मैंने कहा था हमें अपॉन में अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो इसके अपॉन में क्या है? 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ Fe फिर SO4। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी देखो अपॉन में है 1/3 है, तो यानी इस पूरे के अपॉन में 3 है और इस पूरे के अपॉन में 1 है। दोबारा से एलसीएम ले लो 3, तो ये कितना आ जाएगा? Al2SO4 थ्राइस और प्लस 1 × 3 3Fe। अब ये दोनों इक्वल टू में सेम चीज़ें होती हैं, वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे देखो 2/4 हो और यहाँ पे 3/4 है। ठीक है, आप 4 को यहाँ ले जाओ
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 = 3/4 × 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी इक्वल टू में न्यूमरेटर में इक्वल टू में सेम चीज़ है वो कैंसिल हो जाती है, डिनोमिनेटर में सेम चीज़ हो और इक्वल टू का साइन हो बीच में तो वो भी कैंसिल हो जाती है, यानी 4 4 कैंसिल हो रहा। और यहाँ पे देखो इक्वल टू है ये, तो 3 और 3 सेम है, इसको कैंसिल कर दो। तो अब रिएक्शन बची क्या, ये रिएक्शन बच गई हमारे पास, ये रिएक्शन बच गई। अब देखो, अब चेक करो, एक तो तरीका है कि एटॉमिक मासेस से चेक कर लो, लेकिन वो बहुत लंबा है, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा मेथड है अगर हम सीखना चाह रहे हैं चीज़ों को। अगर हमें केमिस्ट्री आगे बहुत ज़्यादा पढ़नी है तो हमें सबके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, तो उस तरीके से आप एटॉमिक मासेस सबके लर्न कर सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में टाइम नहीं है, अभी हम ज़्यादा याद नहीं करना चाहते, तो एक दूसरा तरीका भी है जो मैंने नंबर ऑफ एटम से बताया था आपको। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ देखो एल्युमिनियम के कितने एटम हैं, यहाँ देखो एल्युमिनियम के 2 और यहाँ एल्युमिनियम के देखो कितने एटम है, 2। चलो एल्युमिनियम क्लियर हो गया, एल्युमिनियम के दोनों तरफ 2 है, एल्युमिनियम क्लियर। अब यहाँ आयरन के देखो कितने एटम है, आयरन के कितने एटम है, 3 × 1 3, और यहाँ आयरन के देखो कितने एटम है, 3। तो आयरन भी दोनों तरफ कितना है, 3 एटम, तो आयरन भी क्लियर हो गया। अब सल्फेट के देखो कितने एटम है, 1 × 3 कितना हो गया, 1 × 3 कितना हो गया। पूरा सल्फेट देख लो, ये पूरा एक ही कंपाउंड है। अगर आपको अलग अलग चेक करना है, सल्फर अलग चेक करना है, ऑक्सीजन अलग चेक करना है, वो भी कर सकते हो, लेकिन जो इकट्ठा होता है हम उसको इकट्ठा गिनते हैं। तो सल्फेट के कितने एटम है, 1 × 3 कितना हो गया, 1 × 3। यहाँ सल्फेट कितना है, 3, और यहाँ देखो कितने हैं, 3 × 1 यानी 3। सल्फेट के कितने, जैसे मैंने पूछा था ना हाइड्रोजन के कितने एटम है, आपने बताया था 2 एटम, ऐसे लिखा हो तब भी हाइड्रोजन के 2 एटम। तो यहाँ पे आप बताओ सल्फेट के कितने एटम है, 3, यानी सल्फेट भी रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी कंफर्म हो गया कितने हैं, 3 एटम। अब देखो सभी तरफ जितने भी डिफरेंट एटम थे, एल्युमिनियम, आयरन और एक पूरे का पूरा अनायन था जो सल्फेट, वो सब के सब रिएक्टेंट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है और प्रोडक्ट साइड में भी। तो इसका मतलब अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। ये क्या रिएक्शन है, वो बैलेंस रिएक्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक मिनट कैमरे में देख लो कितना नीचे तक दिखाई दे रहा है, ठीक दिख रहा है यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे। इसके बाद हम लास्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं। आपको पूरी एनर्जी के साथ अब मेरे साथ इस रिएक्शन को करने की कोशिश करनी है, और अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा उस रिएक्शन को। तो अब हम आज की लास्ट रिएक्शन करते हैं, जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स आउट, क्या देगा ये, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक, CO2 प्लस वाटर। अब इसको मैं फास्ट बैलेंस करूँगा क्योंकि अब तक हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। कैल्शियम के कितने एटम, 1, कार्बोनेट कितने, 1, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, यहाँ कार्बन कितना है, 1, यहाँ कार्बन कितना है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3। हाइड्रोजन कितना, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ क्लोरीन कितना, 1, यहाँ क्लोरीन कितने, 2, यानी कि ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस है। और बैलेंस करने का तरीका हमें आता है A, B, C, D, और यहाँ क्या आ जाएगा, E, ठीक है। अब अलग अलग जितने आइटम दिख रहे हैं वो लिख लो, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। अब देखो कैल्शियम के कितने हैं, 1 × A, और वहाँ कैल्शियम कितना है, 1 × C, ठीक है। और यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 1 × A, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 × D, और कोई कार्बन है, नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन ढूंढो, 3 ऑक्सीजन है, 3 × A 3A, और यहाँ ऑक्सीजन ढूंढो, 2 × D इज इक्वल टू 2D, और ऑक्सीजन है, हाँ, 1 × E। ये रिएक्शन देने का पर्पस ही है ताकि देखो इस पर एक नई चीज़ आई यहाँ पर। अब इससे पहले जितनी रिएक्शंस थी उनके अंदर क्या हो रहा था कि कुछ ऐड नहीं होता था, लेकिन इस रिएक्शन में ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो एक वेरिएबल साथ में ऐड हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 2D प्लस E। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 × B, ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू, अब और हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो 2 × E 2E। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे देखो, क्लोरीन 1B, B हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, B, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2C, और क्लोरीन कोई भी नहीं है। अब देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा वेरिएबल है, 1 2 3, A 3 बार, B 2 बार, यानी A सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो A को क्या लेट कर लेंगे हम, 1। A को 1 लेट करते ही देखो यहाँ A की वैल्यू 1, तो C भी कितना आ जाएगा,
सी भी कितना आ जाएगा 1, यानी ए की 1 वैल्यू रखी और तो डी भी कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ से देखो ए की वैल्यू 1, अभी नहीं, ये कितना है डी की वैल्यू भी 1, तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस ई, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 1, ई कितना आ गया 1। अब यहाँ से देखो रह कौन सा वेरिएबल गया, बी वेरिएबल रह गया। सी की वैल्यू 1 भरो तो बी कितना आ जाएगा 2, सी की वैल्यू 1 भरो तो बी कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमें सभी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू को यहाँ पर लिख दो और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ए कितना आया था 1 को हम लिखेंगे नहीं, चलो कंप्लीट करो। बी कितना आया 2 को तो लिखना पड़ेगा, प्लस 2 HCl, ठीक है, प्लस 2 HCl। सी कितना है 1 को हम नहीं लिखेंगे, 1 को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या आ गया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। डी कितना आया 1, डी को भी हम नहीं लिखेंगे, तो ये कितना आ गया प्लस CO2। और ई की वैल्यू कितनी आई 1, और ई को भी हम नहीं लिखेंगे, तो ये क्या बन गया H2O। सही। अब बैलेंस करके देख लो, कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ ऑक्सीजन 2 + 1 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए 2। ठीक है, समझ में आया। तो बच्चों ये था टॉपिक आज का हमारा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, जो कि मैंने पूरी डेप्थ में और अच्छी रिएक्शंस ली, जिसके अंदर सभी तरह के कंसेप्ट कवर हो जाएं। और इनमें से बहुत सारी रिएक्शन जो मैंने आपको करवाई हैं, इनमें से काफ़ी रिएक्शंस को बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन रिएक्शंस की 2-3 बार प्रैक्टिस करना आप, और आपके NCERT में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, तो उसको आप सॉल्व कर देखना। और जब मैं चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगा तब NCERT के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, उस समय भी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए जितना आज का लेक्चर है, पहले इसको एक शॉट में देखो, फिर दूसरी बार खुद करने की कोशिश करो। यदि निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो सॉल्यूशन सामने दिया ही हुआ है। और आपको अगर इस लेक्चर से कुछ समझ में आया, आपको लगता है कि दूसरों को भी ये लेक्चर देखना चाहिए, तो प्लीज़ इस लेक्चर को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो अभी जल्दी हम अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे 03। लगभग 5-6 वीडियो बनेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे, CBSE के क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्लीट कंटेंट बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और टाइम टू टाइम और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें मैं कवर कर दूँगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।